वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हम लोगों ने कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ स्टार्ट किया था। इसमें हमने देखा था कि हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये दो पार्ट में बटा हुआ है, कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटीज लॉ। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप ये भूल जाएं कि कौन सा पोर्शन कैपिटल मार्केट में है और कौन सा पोर्शन जो है वो सिक्योरिटीज लॉ में है, क्योंकि उन दोनों को हमें एक साथ लेकर के चलना होगा। और ये सब्जेक्ट एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या है, कनेक्टेड है, लिंक है। आप इनको इन आइसोलेशन नहीं देख सकते। जैसे अगर मैंने आपको सीआरपीसी पढ़ाया, आप पढ़े, समझ गए, आपको ग्रेजुटी पढ़ाया, बच्चे आज तो आप आए लेकिन समझ में आ गया, लेकिन ये सीएमएसएल की जब हम बात करते हैं तो इसका कनेक्टिविटी थोड़ा अलग तरह का है। अगर आप बाद के किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कुछ बेसिक नॉलेज शुरू के चैप्टर के चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल इन नेचर है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने कहा था कि इसको हम पार्ट 1 या पार्ट 2 जैसा नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसको कैसे पढ़ रहे हैं, जिसका कनेक्शन बाद में है उसको क्या कर रहे हैं, हम पहले पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि एक चैप्टर पार्ट 2 से पढ़ें, फिर अगला चैप्टर किससे पढ़ें, पार्ट 1 से, फिर उछल करके बंदर की तरह उधर जाएं या जिसकी तरह जाएं, इंसान की तरह जाएं। तो ये जो है वो घूमने फिरने का काम चलेगा, ताकि हम क्या कर सके, उसको सही कनेक्शन से ले सके। यहां पे हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो बेसिक ऑफ कैपिटल मार्केट चैप्टर स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप भूल जाइए कि इसका नाम बेसिक ऑफ कैपिटल मार्केट है। आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए, एक एस्पेक्ट को समझिए, क्योंकि ये जो पहला स्लाइड है ये आपके सिलेबस का 80% है। कितना है? जिस दिन ये पूरा खत्म हो गया उस दिन 80% कोर्स खत्म। और इसमें हमने क्या बात की थी कि जितने भी तरह के कंपनी है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जितने तरह के कंपनी है वो दो ही तरह की चीज बनाते हैं, या तो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं या सर्विसेज। तो पूरे के पूरे हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का बेस है वो इन्हीं दोनों चीजों पे है। या तो कोई सामान हमारे यहां बनता है या कोई क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। और इसी से हमारे देश का जीडीपी चलता है, इसी से हमारा इकोनॉमी चलता है। एक तरफ वो कंपनी है जिनके पास कोई ना कोई आइडिया है जिससे वो कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। और एक तरफ वैसे पर्सन है जिनके पास कुछ पैसे आइडल पड़े हुए हैं। आइडल का मतलब है कि उनके जरूरत के बाद के वो पैसे सेविंग के पैसे हैं, और वो चाहते हैं कि इस पैसे को कहीं ना कहीं लगाया जाए जिससे वो पैसा और क्या हो जाए, ग्रो करे, इंक्रीज करे। तो इन दोनों लोगों को मिलाने के लिए, कंपनी के फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए हमें बनाना पड़ा एक सिस्टम। ऐसा इसीलिए सिस्टम बनाना पड़ा क्योंकि ऐसा ना हो कि पता चला कि कोई किसी से पैसा लिया और लेकर के भाग गया, पैसे जो है वो लिए और उसे समय पे जो है वो दिया नहीं, या जितने एक्सपेक्टेशन से उन्होंने पैसा लगाया वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ। इसके लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ा। और जब भी हम कोई सिस्टम बनाते हैं तो सिस्टम का मतलब ही होता है कि कुछ चीजों से मिलकर के जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम। और जैसे कोई बोले कि मैं अकेला ही भीड़ हूं, हो गया ना मजाक, भीड़ का मतलब मल्टीपल पीपल होंगे। ठीक वैसे ही कहा गया कि जैसे ही आपने सिस्टम बोला, इसका मतलब मल्टीपल कंपोनेंट उसमें क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। तो इस फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट का मतलब है कि उन सारे कंपोनेंट की मदद से आपका फाइनेंशियल नीड क्या होगा, पूरा होगा। तो कहा कि इस फाइनेंशियल सिस्टम के ढेर सारे कंपोनेंट हैं, जिसमें से मेजर 4 कंपोनेंट में हमने कहा पहला कौन, फाइनेंशियल। कहा ये वो प्लेस हुआ जिस प्लेस पे जाकर के फाइनेंशियल नीड पूरा होगा। यानी कंपनी को अगर पैसे चाहिए और किसी के पास आइडल पड़े हुए हैं तो ये दोनों मिलेंगे कहां पे, फाइनेंशियल मार्केट में। अब कहा कि ये मिलेंगे फाइनेंशियल मार्केट में, लेकिन कंपनी जो है वो क्या बेसिकली देगी, कहा प्रोडक्ट। और इसी प्रोडक्ट को सिक्योरिटीज लॉ में क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जिसके बारे में करेंगे बात। कहा कि इंटरमीडियरीज वो कंपोनेंट है जो दोनों को मिलाने का काम करते हैं। यानी जिनके पास पैसे आइडल पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो जेब से पैसा निकालेगा, उसका गड्डी बनाएगा, उछालेगा और कंपनी कैच करेगी, वहां से शेयर सर्टिफिकेट का जहाज बनाएगी और उड़ा देगी, या बोलेगी कबूतर जा जा जा। कहा ऐसा नहीं होगा। तो जितने भी ये इंटरमीडियरीज हैं ये क्या काम करेंगे, ये जो है वो इन्वेस्टर और ईश्वर को मिलाने का काम करेंगे। कहा ठीक है। कहा अगला कंपोनेंट, कहा अगला कंपोनेंट सबसे धांसू और सबसे जोरदार है, ये वो शख्स है जो पैसा क्या कर रहा है,
लगा रहा है और कहा ये पार्टिसिपेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, पैसा लगाने वाले हैं, ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल में हम और आप हो गए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं गरीब आदमी, खाने को पैसे नहीं, इन्वेस्ट कहां से करूंगा। आप हो गए इंडिविजुअल में, और इंस्टीट्यूशन में कौन हो गया, बैंक, म्यूचुअल फंड, ये सारे लोग हो गए। हमने पहले पढ़ना शुरू किया किसको, फाइनेंशियल मार्केट को। और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हमने कहा कि किसी का जो है फाइनेंशियल नीड जो है वो कम समय का हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है। कंपनी को सिर्फ वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्यों चाहिए वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, फिनिश गुड्स बनाएंगे, बेचेंगे और पैसा जिससे लिया उसके मुंह पे दे मारेंगे। तो ये छोटा टाइम पीरियड हुआ। अगर ऐसा शॉर्ट टर्म पीरियड है, कितने दिनों में आपका नीड पूरा हो जा रहा है, 1 साल नहीं, 1 साल से कम दिनों में। और फाइनेंशियल नीड पूरा होने का मतलब जिससे पैसा लिया है उसके साथ सूद समेत अपना हिसाब किताब क्लियर, जो भी टर्म कंडीशन पे लिया वो दे करके बही खाता बंद हो जाएगा, वो बोला जाता है फाइनेंशियल नीड का क्या होना पूरा। ये नहीं कि बस इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया, सारा हिसाब किताब क्लियर। तो कहा कि अगर 1 साल से कम दिनों का फाइनेंशियल नीड है तो किस मार्केट में जाएंगे, कहा आप जिस मार्केट में जाएंगे उसका नाम है, नाम रख दिया मनी मार्केट। और कहा कि अगर फाइनेंशियल नीड 1 साल या उससे ज्यादा है तो किस मार्केट में जाएंगे। और फाइनेंशियल नीड आपका 1 साल या उससे ज्यादा का कब आएगा, अरे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट आपके बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन, साल 5-5 साल तो लग जाते हैं प्रोजेक्ट को ही बनने में। तो पैसा तब न चुकता करेंगे जब प्रोजेक्ट तैयार होगा, वो हमें प्रॉफिट देना शुरू करेगा, तब न जिनसे पैसा लिया उनके पैसे क्या करेंगे, चुकता करेंगे। तो बोला अगर 1 साल या उससे ज्यादा दिनों का फाइनेंशियल नीड है तो जिस मार्केट में जाते उसको हम क्या बोलते हैं। और ये सिर्फ समझने के लिए कैपिटल और मनी मार्केट है, क्या ऐसा कोई बोर्ड कहीं लगा हुआ है, नो। सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि अगर 1 साल से कम दिनों के लिए पैसा लिया उसी आदमी से तो कहलाया दोनों मनी मार्केट में। उसी इंसान से 1 साल या उससे ज्यादा दिनों के लिया तो इसका मतलब किस मार्केट में लिया। तो अब जब हमने कहा 1 साल या उससे ज्यादा दिनों के लिए लिया तो बैंक से ले सकते हैं कर्ज या नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं या नहीं, सेक्शन 73 टू सेक्शन 763 पब्लिक डिपॉजिट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं या नहीं, कंपनी लॉ के, कहा इन सारे तरीके से ले सकते हैं। और अगर इन सारे तरीके से ले सकते तो उसको बोलेंगे अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड, ये आपका यहां नहीं है, ये कंपनी लॉ का पार्ट है। मनी मार्केट हमें जो है वो पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना था कैपिटल मार्केट। और अगर हम शेयर्स, डिवेंचर या और कोई जो है वो इंस्ट्रूमेंट इशू करके फंड रेज करते हैं तो इसका मतलब हम किस मार्केट में हैं। अभी नहीं बताया है कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये तो अब हम शुरू ही कर रहे हैं कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, तो उसको बोलेंगे किस मार्केट में हम हैं। और सिक्योरिटीज मार्केट में जब जब कंपनी को पैसे की जरूरत होगी, जब जब पैसे की जरूरत होगी, हमेशा वो किस जगह जाएंगे, प्राइमरी मार्केट में इशू करेंगे सिक्योरिटीज को। और जितने बार प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को इशू करेंगे, सेबी ने बोला कि आपने लोगों को तो शेयर दे दिया, लोगों को कैसे पता चलेगा इसकी कीमत कितनी है, इसका दाम कितना है, और अगर ये बेचना चाहे तो कहा किस मार्केट में आना होगा। और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। और कहा कि जितने बार भी कंपनी जो है वो क्या करेगी, शेयर इशू करेगी, उसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेगी। देखिए ये बीएससी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया हुआ है, ये कहां पे लिस्ट किया हुआ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया हुआ। ये सब हमने कुछ नहीं पढ़ा है, सब पढ़ेंगे जब समय आएगा। और कहा कि अगर बेचना है तो कहा कुछ नहीं, ये क्लिक करो, सेल करना है सेल कर दो, और बाय करना है तो बाय कर दो। और ये सेबी ने कहा, वरना कंपनी की कोई इच्छा नहीं थी क्या करने की, लिस्ट करने की, क्योंकि कंपनी को पैसा मिल गया, अब उसके बाद ये लिस्ट हो या ना हो उनसे उन्हें कोई फर्क। लेकिन उन्होंने बोला कि जब तक कंपनी के शेयर लिस्ट नहीं होंगे तब तक आपको हम शेयर इशू भी करने, अगर पब्लिक के बीच में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे लिस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये प्राइमरी मार्केट में आपके तकरीबन 5 चैप्टर्स, और यहां सेकेंडरी मार्केट में भी कितने चैप्टर्स हैं अभी हमने वो पढ़ा नहीं। तभी मैंने बोला कि जब ये 5-5-10 चैप्टर पढ़ लेंगे, और आपका एक चैप्टर है ये प्रोडक्ट, एक चैप्टर है इंटरमीडिएरीज, कहिए ये सब जो है वो एक एक चैप्टर है, तो 12 चैप्टर तो यहीं पे आपके पड़े हुए हैं। नहीं हो गया 80% सिलेबस खत्म। तो इसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया किसको, प्रोडक्ट को। और हमने कहा प्रोडक्ट, जब मार्केट 2 है तो जो भी हमारे प्रोडक्ट होंगे उसी मार्केट में होंगे ना, क्योंकि प्रोडक्ट का काम ही है कि मार्केट में ले जाइए और वहां से प्रोडक्ट को क्या कीजिए, आप जो है वो दीजिए, सेलर लेकर के जाएगा और बायर को क्या करेगा, देगा। और यहां सेलर और बायर की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इशुअर एंड इन्वेस्टर। इशू करने वाला कंपनी जिसको पैसे चाहिए, इन्वेस्टर जो है वो हम और आप हो गए, जो क्या करेगा, पैसा
उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो कहा जब मार्केट ही दो है तो इंस्ट्रूमेंट कहां जाएंगे, इन्हीं मार्केट में। जिन इंस्ट्रूमेंट को आप मनी मार्केट में जो है वो देंगे वो क्या कहलाया, मनी मार्केट में जिन इंस्ट्रूमेंट के जरिए फंड रेज करेंगे उसका नाम क्या हुआ, और जिन इंस्ट्रूमेंट के जरिए कैपिटल मार्केट में फंड रेज करेंगे उसका नाम कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हमें पढ़ना नहीं था, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, ये है चैप्टर का नाम कैपिटल मार्केट। और इससे पहले जो हमने किया वो पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर समझा कि क्यों हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने पढ़ना शुरू किया कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कहा इसके 3 मेजर कंपोनेंट, 3 मेजर टाइप, कौन कौन सा, प्योर, हाइब्रिड और डेरिवेटिव्स। और हमने अभी इनमें से ना डेरिवेटिव पढ़ा ना हाइब्रिड पढ़ा, क्योंकि इन दोनों की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है। तो हमने पहले किसको पढ़ना शुरू किया, और जब हमने इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की तो मैंने आपको कहा कि इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए बिल्कुल खाने की चीज की तरह। जैसे हमारा और आपका अलग अलग तरह का एपेटाइट है, किसी को जो है वो ज्यादा खट्टा पसंद, किसी को ज्यादा तीता पसंद, किसी को हाइजेनिक चीज पसंद है, किसी को जो है वो टेस्टी चीज पसंद है। कहा कि ठीक वैसे ही यहां लोगों का रिस्क लेने का एपेटाइट अलग अलग है। कुछ कहते हैं मुझे खूब रिटर्न चाहिए, मैं रिस्क लेने को क्या हूं, तैयार हूं। तो सेबी ने कहा ठीक है, जो जिस तरह का रिस्क चाहते हैं, जिस तरह का रिटर्न चाहते हैं, उसी अकॉर्डिंग वो रिस्क भी लेंगे। लेकिन सेबी कहता है बस उनको बता दीजिए, डिसीजन उनका ही होगा कि उन्हें इस इंस्ट्रूमेंट में लगाना है या इस इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में उन्हें क्या कर दीजिए, बता दीजिए। तो चूंकि खाने के टेस्ट लोगों के अलग अलग, इसीलिए दुनिया में खाने की बहुत सारी चीजें, वैसे रिस्क लेने का एपेटाइट बहुत तरह का है, इसीलिए बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें से हम कुछ गिना चुना इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। दे आर हंड्रेड्स इन नंबर, कौन सा चीज, जो इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन हमें कुछ लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट क्या करना है, पढ़ना है। तो यहां पे हमने प्योर इंस्ट्रूमेंट को 2 कैटेगरी में बांटा, एक है हमारा शेयर्स और एक क्या है, डिवेंचर्स। फिर शेयर्स को हमने बांटा 2 कैटेगरी में, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंसेस शेयर्स। अभी हमने ना डिवेंचर पढ़ा ना हमने क्या किया, प्रेफरेंसेस शेयर्स। तो हमने किसको पढ़ना शुरू किया, इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी शेयर्स में भी हमने सिर्फ इसको पढ़ा, इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड वोटिंग। जहां हमने बात की कि जब भी हम कहते हैं कंपनी का मालिक कौन है, तो वो मालिक कौन होगा, इक्विटी शेयर होल्डर। और इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड वोटिंग का मतलब है कि अगर आपके पास कंपनी के 1 शेयर हैं तो आपके पास कितने वोट हैं, और आपको जो रिटर्न मिलेगा उस रिटर्न का नाम क्या है, डिविडेंड। जहां पे भी ये वर्ड शेयर लगा हुआ रहे, हर केस में उसको जो रिटर्न मिलेगा उसका नाम क्या होगा, डिविडेंड। और डिविडेंड जो मिलता है वो तभी मिलता है जब आपके पास क्या हो, इन जनरल प्रॉफिट। क्योंकि डिविडेंड का मतलब हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और डिवाइड कर दिया किससे, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर से। कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में से सारा पैसा पहले हटा दीजिए, कौन सा पैसा, टैक्स का पैसा, बैंक का लोन वगैरह सब हटा दीजिए, और तब जो बचा वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और ये पैसा मालिकों के बीच में बढ़ता है, और मालिक कौन है कंपनी के, इक्विटी शेयर होल्डर। अगर आपने 2 शेयर भी खरीदा हुआ है रिलायंस के, तो आप रिलायंस कंपनी के मालिक हैं। बस अंतर इतना ही होगा कि आपका मालिकाना हक बहुत छोटा है, क्योंकि आपके पास शेयर्स क्या है, कम है। देखते हैं, शेयर्स का मतलब ही होता है हिस्सा। तो अगर आपके पास शेयर है, इसका मतलब कंपनी में उतना आपका क्या है, हिस्सा है, चाहे छोटा सा ही क्यों। आप ओनर कहलाते हैं, आप मेंबर कहलाते हैं, और आपके पास वोट देने का क्या मिलता है, राइट मिलता है। भले आप एजीएम में आए या ना आए, आपके पास संदेशा जरूर आएगा। आप चाहें तो वहां पे जाकर के वोट कर सकते हैं। और कंपनी को चलाने का काम इक्विटी शेयर होल्डर ही करते हैं, क्योंकि कंपनी में जो भी फैसला होता है या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं या फिर कौन करते हैं, शेयर होल्डर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कौन करते हैं, शेयर होल्डर ही अपॉइंट करते हैं। तो इसीलिए जिसके पास जितना ज्यादा वोट है वो कंपनी का क्या कहलाता है, रियल मालिक कहलाता है। जैसे हम लोग कह देते हैं आजिम हसन प्रेम जी, कुमार मंगलम बिरला, ये सब जो लोग हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, क्यों इनको मालिक कहते हैं? क्या उनके पास सारे शेयर्स उन्हीं के पास है? नहीं, किसी के पास 20 है, किसी के पास 30 है, बाकी 70% शेयर कहां पे हैं, पब्लिक के बीच में, हमारे और आपके बीच में। लेकिन हम इतने ज्यादा लोगों में बटे हुए कि हम एक जगह जमा ही नहीं हो सकते। लेकिन वो अकेले भी आएंगे तो उनके पास 20% क्या है, शेयर्स है, और हमारे और आपके पास 80% है। हम करोड़ों की संख्या में हैं, लेकिन हम पहुंचेंगे ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचेंगे? कौन 10,000, 20,000, 50,000 रुपए के लिए टिकट कटा करके वहां पे जाए? और या तो कोई क्लास ले रहा है
या कोई क्लास दे रहा है। तो सब तो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। आज के दिन सोचिए ना जरा, अगर मीटिंग भी होती तो मैं आपका क्लास लेता या मैं मीटिंग में जाता? ऑब्वियसली मैं तो बिल्कुल ही नहीं जाता। तो यहां पे जब मैं जानते पहचानते हुए चीजों को जान रहा हूं, मार्केट को जान रहा हूं, तो भी मेरी इन्वेस्टमेंट है तो मैं नहीं जा रहा हूं। तो भला सोचिए बाकी लोग क्या जाएंगे, और टिकट कटा करके तब जाए। तो पता चला कि एक है ना कि जितने का बच्चा नहीं उतने का खिलौना, तो जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला, जो भी कह दीजिए। तो 5,000 रुपए का शेयर नहीं है, और पता चला कि आप 10,000 रुपए का टिकट कटा करके जा रहे हैं, और वहां पे कहीं यहां से बेंगलोर जा रहे हैं, तो पहले तो एक रात रुकिए भी, वो भी जो है वो या तो धर्मशाला में या स्टेशन पे, बोलिएगा ऐसा वोट देना मुझे पसंद। लेकिन जो प्रमोटर वगैरह ये तो पहुंचे हुए रहते हैं। और ओआर और एसआर जो पास होता है उसमें हमेशा बोला गया है, क्या बोला गया है? प्रेजेंट एंड वोटिंग। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितने शेयर होल्डर हैं, जितने शेयर होल्डर उस मीटिंग में आए हैं वो भी मायने नहीं रखता। जो वोट कर रहे हैं उसमें से 50% +1 अगर बोल देगा तो ओआर पास, और अगर 75% उसमें से बोल देगा तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास। तो जो सीवियर मैटर होते हैं वो स्पेशल रिजोल्यूशन से पास होते हैं, जो उससे कम सीवियर है वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से, जो उससे भी कम सीवियर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं। उसमें शेयर होल्डर्स को जाने की जरूरत, और डायरेक्टर को किसने चुना है? शेयर होल्डर ने ही जो है वो चुना हुआ है। तो हमने देखा था कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनका रिस्क अनलिमिटेड है, तो रिटर्न भी क्या है? अनलिमिटेड है। सोचिए ना जरा, कंपनी को यहां पे प्रॉफिट बढ़ता जाए तो इनका रिटर्न का कोई लिमिट है, लेकिन अगर ये 0 हो जाए तो रिस्क का भी कोई लिमिट है? नहीं, रिस्क का भी लिमिट नहीं है। कहा गया कि अगर कंपनी को पूरा का पूरा प्रॉफिट भी हो रहा है और अगर वो चाहे कि पैसा जो है वो फिर से लगा दे बिजनेस में, तो बोला गया कि वो ऐसा कर सकते हैं। शेयर होल्डर डिविडेंड के लिए फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हीं का पैसा है, आज ना सही अगले साल उन्हें मिलेगा, क्योंकि आज प्रोजेक्ट में क्या कर दिया गया है? लगा दिया गया। और कंपनी के जितने भी एसेट हैं ये तो इनके ही होते हैं, तो इसीलिए इससे भी जो है वो इनको जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज नहीं तो कब मिल जाएगा? अगले साल या उसके बाद मिल जाएगा। यहां हमने जो है वो सारी एस्पेक्ट पढ़ लिए थे, किस चीज के? इक्विटी शेयर विथ व्हाट? इक्वल राइट। लेकिन अब एक जो डिस्कशन करना है वो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, टेक्निकल चीजें और न्यूमेरिकल एक मैंने आपको बनाने के लिए दिया था। अच्छा, मुझे याद है, तो करेंगे उस पर बात कि आपने कैसे उसको बनाया, क्या किया है, देखेंगे। फिलहाल एक कंपनी, और इस कंपनी ने 1000 इक्विटी शेयर इशू किया हुआ है। कितना? 1000 इक्विटी शेयर, जिसमें से 200 शेयर जो है वो किसके पास है? प्रमोटर के पास, और 800 शेयर किसके पास है? पब्लिक के पास। सुन लिया? 1000 में से प्रमोटर के पास कितना, यानी 20%, और 80% किनके बीच में? तो प्रमोटर के पास कितने वोट? नंबर 200 इक्विटी शेयर यानी कितने वोट? और पब्लिक के पास 800। और यही सीन है आपका, यही कंपनी है जिसके जो है वो शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में क्या हैं? लिस्टेड हैं। अब देखिए क्या हुआ। अब हुआ ये कि बहुत दिन बाद जो है वो सांभवी घर से आए, बोरे भर भर के पैसे लाए, मम्मा को भी लेके आए, क्योंकि बोरा ज्यादा था, पैसे से भरा हुआ, और ये यहां रहेंगे तो कोई लूट ना ले, तो इसलिए घर पे कौन? मम्मा। अभी आप जाइएगा, 4-5 बोरे नीचे रखे हुए हैं, जिसमें सिर्फ 2-2 हजार के क्या है? नोट। खूब सारे पैसे लेके आए। अब इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना कंपनी को जो है वो खरीद लिया जाए। बहुत हुआ कंपनी सेक्रेटरी बनना। कंपनी सेक्रेटरी की जगह कंपनी का क्या बनते हैं? मालिक बनते। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कंपनी का मालिक आप उसको कहते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है, राइट? क्योंकि कंपनी जिसके इशारे पे चले वही तो कंपनी का मालिक है। घर के मालिक आप, पापा, क्योंकि जो पापा बोलेंगे वो होगा, तो इसीलिए घर के क्या हो गए? मालिक। अगर मम्मा के बोलने पे काम होता है तो घर की मालकिन कौन हो गई? मम्मा। मतलब जिनका जो है वो घर में चले कि उन्होंने बोला तो ठीक है, और नहीं बोला तो वो काम नहीं होगा। यही ना मालिक का मतलब हुआ। या घर का कोई मालिक है और उसको सबसे डर लग रहा है, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो, तो वो मालिक हुआ। कह रहे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जो चाहेंगे कंपनी में होगा या नहीं? क्यों होगा? क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा क्या है? वोट है। 200 वोट उनके पास है।
तो आप कहिएगा 800 पब्लिक के बीच में भी तो है, तो लेकिन ये पब्लिक आती नहीं ना है। जिस दिन उनको बुलाते हैं उनमें से गिने चुने लोग आएंगे 50%, तो जो आए हैं 200 ये हैं, और अगर 10 लोग और आ गए तो 210 हुए ना। जितना रिजोल्यूशन पास करना है कर लेंगे, क्योंकि 50% प्लस 1 पे रिजोल्यूशन पास और 75% पे, और ये तो 90% खुद ही पहुंचे हुए हैं। कहा गया ऐसे में ही जो है हमारा दिमाग हिला, और सांभवी ने क्या सोचा कि कंपनी का क्या बनते हैं, यही कंपनी जिसके 800 शेयर कहां पे हैं, इन्होंने जो है वो फटाक से जो है वो यहां पे जो है वो आईटीसी कंपनी, इंडियन टोबैको कॉर्पोरेशन, छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका आशीर्वाद आटा, क्लासमेट कॉफी, ट्रॉपिकाना जूस, बहुत सारा विल्स सिगरेट और भी कुछ कुछ है। ये मत बोलिएगा कि सर जानकारी है, तो जानकारी तो रहेगा, गरीब आदमी के पास सिर्फ क्या रहता है, जानकारी और नॉलेज ही रहता है। तो सिगरेट भी बेचती है आईटी, सोचिए ना, आईटीसी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो शायद ही कोई सामान जो है वो क्या करती है, नहीं बेचती है हर चीज में। और इसमें आपका क्लासमेट में एक वो भी स्कीम चलाती है कि उसका इतना रुपया, 1 रुपया कहीं किसी और को चला जाएगा, बहुत सारा स्कीम भी करती है। ये सब सीएसआर का पार्ट रहता है। तो अब देखिए यहां पे इन्होंने यहां पे राइट क्लिक किया और यहां पे बोला कि बाय करेंगे आईटीसी के शेयर, क्लिक किया। जैसे यहां पे क्लिक किया, यहां पे दिख गया कि आईटीसी के शेयर इस समय इनको मिल सकते हैं 411 रुपए कितने पैसे में। अब अगर ये डिपेंड करता है कहां खरीदना चाहते हैं, इनको एनएसई में खरीदना है, एनएसई में खरीदे, बीएसई में खरीदना है, मार्केट की तरह हो गया। अब इनको खरीदना है तो पैसे ही तो बस चाहिए। पब्लिक तो 411 रुपए में बेचने को क्या है, तैयार है। अगर मान लीजिए कि ये यहां से इस कंपनी के 201 शेयर ले लेते हैं, अभी प्रमोटर के पास कितने शेयर, 200, पब्लिक के बीच में से ये गए और यहां जाकर के अगर मान लीजिए इन्होंने अब 300 शेयर ले लिया, अब बताइए अब कंपनी पे किसका कब्जा, अब सांभवी जो चाहेगी वो होगा, क्योंकि बाकी जनता तो वैसे भी नहीं आ रही है। एक तरफ जो है वो प्रमोटर 200 वोट के साथ हैं और एक तरफ ये है कितने वोट के साथ, रिजोल्यूशन पास करना है 500 लोग, यही 500 वोट हुए ना। और इस 500 वोट का मतलब है कि ओआर पास करने के लिए कितना चाहिए, 50% प्लस 1 चाहिए। तो ये जो 50% प्लस 1 चाहिए, तो कहा भाई कि 250 प्लस 1 कितने वोट चाहिए, क्या है प्रमोटर के पास 251, कितना है सांभवी के पास, अब बताइए जो वो चाहेंगे होगा। अब मालिक रहे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। इसी तरह से कंपनी को टेक ओवर किया जाता है। कंपनी को टेक ओवर करने का मतलब यह नहीं है कि शाहरुख खान वाले स्टाइल में गए, चेयर पे बैठा, टेबल पे पैर रखा और ऐसे करके किरण कर रहे हैं और उसको घुमा रहे हैं। कहा गया कि वो स्टाइल नहीं, कहा कि कंपनी का शेयर्स आपके पास है। नहीं, एक मूवी में जिसमें उन्होंने जो है कंपनी पे कब्जा किया, उनके साथ कुछ धोखा या क्या क्या हुआ था, पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए, हाँ जी। तो कहा गया कि आज के डेट में पढ़ाऊंगा, टेक ओवर भी पढ़ना रहेगा, बहुत आगे है और बहुत उसमें भी अच्छे इंफॉर्मेशन से जो जानना रहेगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसा होगा तो जरा सोचिए, वो प्रमोटर जिन्होंने इतना मेहनत करके कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया और इन्होंने एक ही झटके में क्या कर लिया, कंपनी को अपने कब्जे में, क्योंकि अब कंपनी के ये मालिक बन गए। कहा गया कि अगर प्रमोटर इससे बचना चाहते हैं तो कहा कि प्रमोटर बचना चाहते हैं, एकदम ध्यान से सुनिए, तो प्रमोटर अगर मार्केट में जाकर के इसी जगह मार्केट में पहुंचे और वो जाकर के बाय करें तो वो नहीं खरीद सकते हैं, वो भी खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदने के लिए फिर क्या चाहिए, पैसे। अगर ये पैसे उनके पास होते ही तो पब्लिक से पैसे क्यों लिए थे, अपने ही पैसे से सारा कंपनी चलाते। पब्लिक के बीच में इसीलिए गए थे ना कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के लिए उनके पास ही सारे पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने लोगों को क्या किया, इन्वॉल्व किया। लेकिन अब इन्वॉल्व करना क्या पड़ गया, थोड़ा महंगा पड़ गया, क्योंकि चूंकि इनके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं, इसीलिए लोग मार्केट से क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब इनके पास अगर पैसे नहीं, आप कहिएगा सर कौन सा बड़ा चीज है। अगर मान लीजिए कि कोई भी जो प्रमोटर है, यहां से मान लीजिए 800 शेयर मार्केट में, 200 तो पहले ही इनके पास है, अगर ये मार्केट से 301 शेयर्स ले लेते हैं तो बताइए मार्केट में कितने शेयर बचेंगे। ये सब कैलकुलेशन कर पाते हैं ना।
तो ध्यान सुनिए, 800 कहां पे है मार्केट में, यहां से कितने शेयर ले लिया, अब कितने बचे, यानी इनके पास पहले से 200 वोट, 300 और 301 शेयर और ले लिया तो 301 वोट और हो गए। अब कितने वोट हो गए, और यहां कितना अवेलेबल है, तो कोई सारा का सारा शेयर भी अगर मार्केट से ले लेगा तो भी आपके कंपनी पे कब्जा, लेकिन इसके लिए आपको तो लगभग 30% शेयर लेना पड़ रहा है। आपके सर कौन सा बड़ा बात है, 10-10 रुपए का आप कह रहे हैं शेयर है तो खरीद लेंगे, लेकिन ये अभी ना एग्जाम्पल में मैंने बोला 301 शेयर, लेकिन आपको मैंने दिखाया था कि टीसीएस कंपनी का या इन्फोसिस का हमने देखा था कि एक दिन में कितने शेयर्स का क्या होता है, ट्रेड होता है। अगर कहीं जो है वो दिख जाए, अगर वो फेच कर ले इंफॉर्मेशन, तो ये देखिए इन्फोसिस का, हाँ आज का देखिए कितना है, 1547 करोड़ का एक दिन में क्या हुआ है। इंडिया एक गरीब देश है, जहां पे आज 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक इन्फोसिस के कंपनी, और वो भी किस स्टॉक एक्सचेंज में, ये एनएसई में, बीएसई में भी ट्रेड हुआ है। कितना करोड़ का, लगभग 1500 करोड़ का क्या हुआ है, ट्रेड हुआ है। हम गरीब देश है, याद रखिएगा। ये एक कंपनी की बात कर रहा हूं, हमारे पास हजारों कंपनी ऐसे हैं। अब सोचिए जरा, जब इतने का आज ट्रेड हुआ है तो इन एक्चुअल इनके कितने शेयर होंगे, ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा। अगर आप इनके शेयर्स अब लेना चाहेंगे तो जरा सोचिए इनका 30% लेने का क्या मतलब है, और आज पूरे दिन में इनका जो ट्रेड हुआ है वो इनके पूरे शेयर्स का 1% भी नहीं है। इमेजिन 1% का भी ट्रेड नहीं हुआ है और 1500 करोड़ का क्या हो गया है। इसका मतलब 15,000 करोड़ का इनका हुआ शेयर, रफली लेते हैं, ज्यादा ही होगा। तो अब 15,000 करोड़, बोलने में भी डर लगता है, मैं पढ़ाने के लिए बोल रहा हूं, ये सब पैसा है नहीं मेरे पास, कहीं कोई सुनसान लिया पता चला एक ही बिटिया है। अब यहां पे कह रहे हैं कि 15,000 करोड़ का 30%, तभी ना 301 शेयर ले पाएंगे, 301 का मतलब 30%। अब इसका 30% जरा बताइए कितना होगा। अगर इसका हम 30% देखें तो ज्यादा नहीं, कितना, सिर्फ 4500 करोड़। बहुत छोटा अमाउंट है, कोई भी जेब से लेगा ऐसे मार देगा। अगर इतना आसान रहता, मार दो, मैं खुद लूट जाता। अगर 1500 आपके पास रहते तो आप बोलते चलो सर घर में पढ़ाना, बोलता बिल्कुल घर में पढ़ाऊंगा। आप बोलते सर छत पे पढ़ाना, मैं बोलूंगा एकदम चलो टंकी पे बैठ के पढ़ते हैं। अगर इतने पैसे रहे तो बस क्या करो, पैसे बस उतने दे दो। अब यहां कह रहे हैं कि अगर इतने पैसे होते इनके पास तब ना ये ले सकते थे मार्केट से। अब इनके पास पैसे नहीं है, लेकिन देखिए जरा, कंपनी को तो इन्होंने ही बनाया है और वो चाहते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट को संभाले। अब ये प्रॉब्लम लेकर के ये सेबी के पास पहुंचे कि ऐसे तो सांभवी जैसे लोग बीच बीच में आते रहेंगे और कंपनी पे कब्जा करते रहेंगे, तो क्यों हम जो है वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे और क्यों जो है वो एक खास मुकाम तक कंपनी को लेकर के जाएंगे। सेबी को बात में दम लगा, लेकिन सेबी ने कहा कि देखो भाई, हम इमोशनल होंगे लेकिन थोड़ा सा ही होंगे, क्योंकि हमारा इमोशन सारा इन्वेस्टर की तरफ है। उन्होंने कहा कि जो ज्यादा ताकतवर है उसके राज्य में जनता उतनी सुरक्षित है। कहा क्या मतलब, कहा कि अगर सांभवी इस कंपनी पे कब्जा कर सकती, इसका मतलब मॉनेटरी वाइज वो उतना ज्यादा बैलेंस्ड है या नहीं, और अगर वो बैलेंस्ड है तो इन्वेस्टर को इनके जरिए क्या मिलेगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि एक मौका देते हैं, इन्वेस्टर से फरियाद करो जो आपके शेयर होल्डर हैं। कहा क्या फरियाद करें, कहा कि आप कह रहे हो ना कि आपने कंपनी को खास मुकाम तक पहुंचाया है, कंपनी के लिए इतना कुछ किया है, कंपनी को खूब प्रॉफिट दिया है, तो खूब प्रॉफिट दिया होगा तो लोगों को डिविडेंड भी मिला होगा ना, कंपनी के ऊपर कभी आज तक लिटिगेशन नहीं आने दिया। तो इतने बड़े बड़े बात अगर कर रहे हो तो इसका मतलब जब बात आप ये शेयर होल्डर्स को कहोगे तो शेयर होल्डर हो सकता है आपको कहे कि ठीक है बताइए हम आपकी तरफ में क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक खास तरह का हम इंस्ट्रूमेंट इशू करने का इजाजत देते हैं और उसका नाम है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट विथ रेस्पेक्ट टू डिविडेंड
और वोटिंग। अब मतलब क्या है वो सुनाता हूं। इन जनरल एक शेयर अगर आपके पास है तो कितने वोट हैं? अगर आपके पास कंपनी के एक शेयर हैं तो आपको उसी रेट से डिविडेंड भी मिलेगा, तो वोट और डिविडेंड बराबर रहता है। लेकिन इन्होंने बोला कि आप चाहे तो एक ऐसा शेयर इशू कर सकते हैं जिसमें एक शेयर पे आप एक से ज्यादा वोट रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक से ज्यादा वोट, लेकिन एक शेयर पे कितना वोट रखेंगे कौन तय करेगा? शेयर होल्डर। आप सोच के जाइए और इसको ओके कौन करेगा? लेकिन ये शेयर होल्डर कब करेगा? कहा कि ये शेयर होल्डर तब करेगा जब उनको लगे कि क्यों संभावी को हम मैनेजमेंट में लाएं, जब पहले से जो मैनेजमेंट में है वो बहुत अच्छा कंपनी को क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट वाले पहुंचे शेयर होल्डर्स के पास और उनको कहा कि देखिए मार्केट से तो हम नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि 30% खरीदने के लिए हमारे पास इतने पैसे, हम जो है वो 7 शेयर खरीद सकते, इतना पैसा हमारे पास है। कितना शेयर? 7 शेयर्स, 8 शेयर जो भी हो। तो कहा कि आप ऐसा कीजिए कि हमें एक खास तरह का शेयर इशू कीजिए जिसमें एक इक्विटी शेयर पे कितना वोट हो। और ये हर केस में जरूरी नहीं, मैंने यहां एग्जांपल में लिया है कि एक इक्विटी में कितना वोट हो। ये ज्यादा भी हो सकता है और क्या हो सकता है? कम। सब्जेक्ट टू कौन अप्रूव करेगा इसको? शेयर होल्डर। आप उनके पास फरियाद लेकर के गए और बोले कि पैसा दूंगा एक इक्विटी शेयर का, लेकिन वोट कितना मिलेगा मुझे? 100 के बराबर। जब आप ये फरियाद लेकर के गए तो शेयर होल्डर सोचा और बोला, मामू समझ रखे हो क्या? क्यों हम आपको जो है वो एक शेयर के बदले में जो है वो 100 वोट दें? तो कहा कि देखिए डिविडेंड नहीं मांग रहा हूं ना, डिविडेंड लूंगा एक ही शेयर पे, इस शेयर पे डिविडेंड लूंगा। कौन सा शेयर? जो 200 मेरे पास था, और इसमें से जितने शेयर्स का क्या कर रहा हूं? पैसा दे रहा हूं, बस उतने पे ही डिविडेंड लूंगा। यानी कि 7 शेयर पे पैसे दे रहा हूं, 7 शेयर्स पे, तो डिविडेंड जो है वो पहले वाले ये 200 शेयर और इस 7 शेयर्स पे क्या करूंगा? डिविडेंड लूंगा। लेकिन वोट कितने आ जाएंगे? ये वाले 200 वोट और ये वाले 700 वोट। टोटल वोट कितने हो गए? 900। और टोटल शेयर्स कितने हो गए? अब बताइए मार्केट में टोटल जो है वो कितने शेयर हैं? तो 1000 इक्विटी शेयर तो पहले से था, 7 और नए शेयर इशू कर दिए तो टोटल कितने हो गए? मार्केट में वोट कितने हैं अवेलेबल? टोटल वोट जो है वो अवेलेबल कह रहे हैं इनके पास 900 वोट और मार्केट में कितने वोट? 800 वोट ही तो है, क्योंकि मार्केट से हमने कुछ लिया ही नहीं है। अब मुझे बताइए अगर सारा का सारा शेयर्स आप मार्केट से ले भी लेंगे तो आपके पास कितना वोट आएगा? और इनके पास कितने वोट हैं? तो अब क्या टेक ओवर आप कर पाएंगे? कहा नहीं कर पाएंगे। लेकिन सुनिए जरा, जब हम शेयर होल्डर्स को कन्विंस करने गए तो बोलता अच्छा डिविडेंड भी लोगे? तो बोला कि 7 शेयर पे देना, जितके पैसे दे रहा हूं। ये नहीं कि कितने पे? 700 नहीं, वोट देना 700 और डिविडेंड देना कितने पे? और पहले तो 200 वाले पे दो गई क्योंकि वो तो हमने भी पैसे दिए हैं। तो शेयर होल्डर ना, स्वाद नहीं आया। तो बोलते ठीक है चलो इस 7 शेयर पे डिविडेंड भी मत देना। अब शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा लगेगा कि इनका इरादा प्रॉफिट लेने का नहीं बल्कि इनका इरादा कंपनी को चलाने का है, इसीलिए बोल रहे हैं कि डिविडेंड तो सिर्फ अपने किस शेयर पे लूंगा? 200 जो पहले था, और ये जो भी आप इशू कर रहे हो इस पे जाओ डिविडेंड भी नहीं लेता। पॉसिबल? तो देखिए डिफरेंशियल राइट हो गया। बाकी सारे शेयर्स पे डिविडेंड है, इस पे डिविडेंड, बाकी सारे शेयर्स पे एक शेयर पे कितना वोट, और इस पे 100। अब देखिए और बात आगे बढ़ गई। इतना प्यार से समझाया फिर भी नहीं समझे। जैसे मैं आपको समझाता रहता हूं, आप भी कसम खाए रहते समझा लो हम तो समझेंगे नहीं। तो फिर मैं आपको कहता हूं कि सोच लो रिजल्ट, तो आप कहते हैं हाँ रुकते हैं। प्लेसमेंट ट्रेनिंग के समय, फाइनल प्लेसमेंट, पीएसयूज का टिप्स बताऊंगा, इंटरव्यू बोर्ड में हूं कि क्या अब ठीक लग रहा है। ये जो अब आ गया तो आपको क्या लगा कि अब जो है वो क्या लग रहा है? ठीक। अब जो है वो हमने शेयर होल्डर्स को बोला कि ठीक है एक काम करो, अगर अभी भी कन्विंस नहीं हो तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लॉ में नहीं लिखा हुआ है। तो सुभाष चंद्र बोस का नारा लगाया और कहा कि हम आपको इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड दे देते हैं।
और आप बदले में इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट विथ रिस्पेक्ट टू वोटिंग दे दो। कहा क्या मतलब? कहा कि हमें ऐसा शेयर इश्यू करो जिसमें एक शेयर पे 700 वोट हो, और बदले में हम जो आपको शेयर इश्यू करेंगे उसमें डबल डिविडेंड होगा। उनको क्या मतलब कंपनी चलाने से? उन्हें बस क्या चाहिए? उन्हें तो डिविडेंड चाहिए। लेकिन ये लास्ट रिजॉर्ट है और ये कभी नहीं यूज करना है। अगर ये आपने कर लिया तो उस कंपनी में आप कंपनी सेक्रेटरी नहीं रहेंगे, क्योंकि एमडी को आप पसंद ही नहीं आएंगे, आप मैनेज ही नहीं कर पाए। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आप यहां तक कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए कि इस पे हम क्या नहीं लेंगे? डिविडेंड नहीं लेंगे। लेकिन ये नहीं कि ऐसे शेयर इशू करना पड़े जिन पे उनको क्या देना पड़े? ज्यादा डिविडेंड। तो अगर ऐसा नौबत आ गया तब आप ऑफर कीजिए, क्योंकि हमें लॉ में पढ़ना है, इसलिए दोनों चीज पढ़ेंगे कि विथ डिफरेंशियल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड का यह मतलब है। कहा गया इन्हीं शेयर होल्डर से आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करा लीजिए तो चलेगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा। कहा कि ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो पास करा लेंगे, लेकिन फिर सेबी को कुछ झटका सा लगा। क्या झटका सा लगा? कि कैसे जो है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन मैनेज होता है। आप लोगों में पढ़ा है कुछ लॉ में, सीएल में। एक मैं आपको रियल सीन बताता हूं। मैंने आपको बोला भी कभी एजीएम रहेगा तो ले जाऊंगा, भेजूंगा, लेकिन वहां का लाइव आपको अपने जो है वो शब्दों में बताता हूं। आपको ऐसा ही फील होगा कि आप एजीएम में हैं। ऐसे ही जो है वो एजीएम में जो है वो नीचे सारे के सारे शेयर होल्डर, और यहां पे डाइस पे जो है चेयरपर्सन, ऑडिटर और ये सारे लोग ऑडिट कमेटी के हेड, ये सब बैठे रहते हैं। आप देखते होंगे कि किसी भी जगह पे जो लोग एक साथ आते हैं, अगर वो एक ग्रुप के हैं तो ये ज्यादा शोर मचाते हैं। इन्हें अलग अलग कर दो तो ये क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते। ये नॉर्मल साइकोलॉजी है, ये मैं नहीं कर रहा हूं। देखिए सेबी तक ने ये बोला है, आपको लगेगा कि शायद आप ही की बात कर रहे हैं। जब भी कुछ पूछा जाएगा तो पता नहीं क्यों हमारा ये नॉर्मल टेंडेंसी है, जी चाहेगा पॉजिटिव बोलना, लेकिन पहले किसमें बात करते हैं? नेगेटिव, ताकि उससे लगता है हम सुपर है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने पूछा कैसा पढ़ाते हैं सर, जी चाहेगा कि बोले अच्छा पढ़ाते हैं, मजा आ रहा है, लेकिन ना मैं खुद इतना क्वालिफाइड, ठीक है हमारे लेवल का नहीं है, मेहनत कर रहा है बंदा, लेकिन वैसा नहीं है जितने क्वालिफाइड हम हैं। ये 14-15 साल ही तो पढ़ाई किए, लंदन उंदन कहां से पढ़े, क्या क्या आईएम वगैरह किए हैं। हम तो बीकॉम पास कोर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस वो भी हुआ नहीं है, अभी कर ही रहे हैं। तो हम तो जो है वो बड़े हाई फाई चीज है। मतलब दिल साइकोलॉजिकली ऐसा है कि जल्दी से जो है वो पॉजिटिव में नहीं बोल पाता है। ऐसे ही जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है तो जो भी लोग आएंगे उनका पहला चीज होता है कि रेजोल्यूशन जो पास होगा उसमें बोलते हैं बाय वॉइस। कैसे? वोकल, कि दोज हु आर इन फेवर सेज यस, दोज हु आर इन अगेंस्ट सेज नो। तो पहले जैसे पूछा दोज हु आर इन फेवर प्लीज से यस, नॉर्मल तरीके से लोग बोलते हैं यस। दोज हु आर इन अगेंस्ट सेज नो, नो। लेकिन जो 4 एक साथ यार गए हैं, अब उनके साथ क्या होगा? जैसे मान लेते हैं ईशांत, रोहित, मान लीजिए अर्जुन पंडित भी उसी में जा रहे हैं। अर्जुन पंडित है, इधर मनमीत है ना, मनमीत, गिरीश और इधर मनीष, ये सब पहुंचे। ठीक, अब अगर ये पहुंचे, अभी आपको छोड़ा है, कुछ पार्टी दीजिएगा। ओके भारी मतों से आपको विजयी बनाएंगे, आपको हम अपना कीमती वोट देंगे। अब देखिए ये जो है वो पहुंचे, लोग हां या ना आसानी से आराम से बोलते हैं। ये जब पहुंचेंगे और पूछा जाएगा दोज हु आर इन अगेंस्ट सेज नो, नो। मतलब ये कम से कम 50 या 100 के बराबर अकेले क्या बोले हैं? नो। जो रिजोल्यूशन अभी तक क्या हो रहा था? पास हो रहा था, सबने आराम से यस बोला। इन 8 लोगों के अलावा, बागर बिल्लों के अलावा बाकी सबने क्या बोला था? लेकिन इनका ये नो जो है वो सबके यस पे क्या पड़ा? इतना जोरदार क्या था? आवाज था। अब इसका भी सॉल्यूशन करके रखना पड़ता है सीएस को। जैसे ही जो है वो एक साथ आ रहे, हमें पता रहता है कि जो साथ आ रहे कैसे हैं। जैसे ये आए, सबसे आगे कैप्टन ईशांत आए। जैसे ही ईशांत आए, एक सुंदर सी मैम गई, बोली सर यू हैव टू कम दिस वे प्लीज। अब देखिए, सर यू हैव टू कम दिस वे प्लीज। आई नो, इतनी अच्छी सी मैम बोल रही दिस वे प्लीज। अरे जिस वे ले चलना है ले चल। अब जो है वो क्या किए? दिस वे प्लीज, और उनको ले जाकर के एक कोपचे में बिठा दिए।
अब अभी तक उनको ये याद नहीं है कि उनके बाकी दोस्त कहां गए। अभी तक जब आ रहे थे तो और बता यार प्यार दिलदार चल रहा है, लेकिन अब इस जगह पे जो है वो बिल्कुल याद नहीं है कि मेरी ये जिगरी दोस्त अर्जुन पंडित तो वो राहुल भाई कहां गए, कौन इंडिया छोड़ के भागा जा रहा है, ये मैम कल हो ना हो। तो पहले वहां, और जैसे ही वो उधर गए तब तक उधर जो है वो रोहित थे, तो उसको दूसरी मैम को, सर यू हैव टू कम दिस वे प्लीज, चश्मा के भीतर से उनका आंख, और वो जो है वो क्या, उस मैम ऐसे ही कर करके सबको अलग अलग कोपचे में क्या कर दिया, और लाइट हल्की रहती है। जब मैम वहां से गायब हुई तो सबको सबका याद आया, रोहित कहां, ये कहां, अर्जुन कहां, तो मनीष कहां, तो मनमीत कहां, तो गिरीश कहां, सब एक दूसरे, भ्रम तो हटा क्योंकि मैम गायब। अब सबको जो गिफ्ट मिला था सब ठीक से पकड़े हुए कि कहीं कोई लेके सरक ना जाए, क्योंकि गिफ्ट वगैरह भी मिलते हैं, और सबका ध्यान बस अब इसी चीज पे है कि स्टार्टर शुरू हो गया क्या खाने का। और इस बीच में हमारा काम क्या रहता है, जो कंपनी सेक्रेटरी, एक के बाद एक रिजोल्यूशन क्या करते जाओ, क्योंकि अब इनका ध्यान कहां रिजोल्यूशन पे है। अभी तक तो थोड़े भ्रम में ही थे कि वो मैम कहां गई, फिर कब आएगी, और दूसरा मेरे दोस्त लोग तो इधर चले गए, तीसरा ध्यान आ रहा है कि खाना कहीं खत्म ना हो जाए, और इन्हीं तीन भ्रम के बीच में एक से एक रेजोल्यूशन पास। ये सेबी ने भी नोट किया, और सेबी ने बोला कि ऐसे में तो ये रियल रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या कर दिया कि बोला ठीक है रिजोल्यूशन तो अब जैसे भी आप मैनेज करें, लेकिन कम से कम कंडीशन उन्होंने पहले रख दिया, और बोला कि अगर आप होनहार हैं और आप कंपनी में बने रहना चाहते हैं तभी रिजोल्यूशन लेकर के आइए। तय तो करेगी शेयर होल्डर, लेकिन पहले कुछ कंडीशन आपको क्या करने पड़ेंगे, फुलफिल। और वो कंडीशन कैसा होगा, तो वो कंडीशन बेसिकली जो होगा कि कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छा हो, डिविडेंड का क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, कहीं पहले से गड़बड़ घोटाला ना किया हो। ये आपको भी लगता है ना कि अगर ऐसा क्वालिटी नहीं है तो हटो ना मैनेजमेंट से, कोई और मैनेजमेंट में आएगा तो शायद क्या करेगा, हमें कुछ तो अच्छा करके देगा। तो ये बेसिकली आइडिया था किसको लाने का, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट जो है। तो इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड और वोटिंग को ही जो है वो शॉर्ट में प्यार से क्या बुला लेते हैं, डीवीआर बुलाते हैं। ये जो शेयर है वो सबसे पहले जो है वो जारी किया गया 2000 में, और उस कंपनी का नाम था टाटा मोटर। अब ये जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ एमसीक्यू के पर्पज से बता रहा हूं, वरना लीगल प्रोविजन से इसका कोई लेना देना नहीं है, चूंकि एमसीक्यू भी है इसीलिए ये डिस्कस कर रहा हूं। और इसको लेकर के कंपनीज एक्ट में जो है वो सेक्शन क्या दिया हुआ है, जो आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, जो भी चीज है, मेरा कंसर्न बस इसके बाद से है, ये बस ऐसे ही एडिशनल दे रहा हूं। तो कहा कि ये पहले टाटा मोटर जैसे कंपनी ने लाई, और कहा कि यहां पे इरादा हमारा रियल में डीवीआर इशू करने का क्या है, टेक ओवर को क्या करना, रोकना, ताकि कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर सके, हम संभाल सके। लेकिन सेबी ने बोला कि एक कंडीशन तो यहां हमें दिख रहा है, और वो कंडीशन देखिए क्या है, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय पासिंग। लेकिन कहा ये एक कंडीशन है, इससे पहले और सारे कंडीशन फुलफिल करो तभी क्या कर पाओगे, डीवीआर इशू कर पाओगे। और उसमें कहा देयर शैल बी प्रोविजन इन वेयर, कोई बात नहीं, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन नहीं है तो हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज के डेट में जितनी भी कंपनी बनती है वो अपने एओए में तमाम कचरा कूड़ा डाल के पहरे से रखती है, ताकि उन्हें जो है वो फिर से जो इसे अमेंड करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि डायरेक्टर का सिटिंग फी भी इफेक्ट करता है, और शेयर होल्डर्स की जब आप मीटिंग बुलाएंगे वो भी कहीं ना कहीं प्रोसेस और कॉस्ट को क्या करता है, कैरी करता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन होना चाहिए। सेकेंड जो चीज है उसको अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये अकेला इन सब पे भारी है, और इस पे शायद आप कंपनी लॉ में भी बनाए होंगे प्रैक्टिकल, यहां पे मैं भी थोड़ा वर्क कराऊंगा, किए होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं, मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा, इसीलिए ये कहीं भी आप ये मत सोचिएगा नहीं सर आप हमें इतने हल्के में क्यों लेते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने अभी तक कंपनी लॉ की क्लास शुरू नहीं की है, तो इसीलिए जब भी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं उस चीज को क्या मान के चल रहा हूं कि आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप मॉड 1 में है ही नहीं, आप डायरेक्टली कहां है, मॉड 2 में। तो इसीलिए आपको अगर लगे कि ये चीज आता है तो अच्छा बात है, और अच्छी बात है। लेकिन देखिए यहां और हम कहां तक पहुंचते हैं, कहा कि यहां देखिए कंपनी शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन, कंपनी का कौन कौन सा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, रिडम्पशन ऑफ इट्स प्रेफरेंशियल शेयर एंड
डिवेंचर। बताऊंगा रिडेम्पशन क्या हुआ। मतलब है शेयर आपके जो है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर का प्रिंसिपल अमाउंट पैसा देना था, और वो प्रिंसिपल पैसा आप जितने पैसे उन्होंने लगाए थे वो पैसे आप नहीं दे पा रहे हैं और देने का समय आ गया। कहा गया वाह, कहते हो मैनेजमेंट में हमें रहने दो, आपको तो मुक्के मारना चाहिए कि ऐसा आलम है कि पहले से जिनके पैसे लिए उनके पैसे नहीं दे पा रहे, तो क्या खाक आप मैनेजमेंट चला पाएंगे? तो बोला कि अगर ऐसा है तो आप इस लायक ही नहीं है कि क्या इशू कर पाइए। कहा कि अगर शेयर होल्डर मान जाते हैं तो बोला कि बात ही नहीं होता है, पहले ये कंडीशन फुलफिल करो तो मत्था टेको। यानी मंदिर में जाएंगे और कहा गया कि हमको जाने दो मंदिर में, कहीं भगवान या प्रभु जो भी है अल्लाह वो हमारी बात क्या कर ले, मान ले। बोला रुको जरा, पहले जरा शूज उतारो, हाथ पैर धो, ये सब कंडीशन है, उसके बाद मंदिर मस्जिद में इन करना, और तब बात होगी कि अल्लाह या भगवान आप पे रहम करते हैं या नहीं करते। ठीक वही चीज है। कहा कि अंत में जाकर के फरियाद तो मंदिर में ही लगाना है, मस्जिद में ही लगाना है, लेकिन उससे पहले के कंडीशन है कि क्या करें, शूज पहन के ऐसे भिक्षा करते हुए आमखुल नामकुल और पहुंच जाएं। बोला गया कि नहीं, जो एक सही तरीके का डेकोरम है वो करके पहले क्या कीजिए, इन कीजिए, और तब देखिए कि गणपति बप्पा मोरिया हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कहा गया कि पहला कंडीशन क्या है, आपका किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर, उनका अपने जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट समय पे दे दिया है। दूसरा, रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट और डिक्लेयर डिविडेंड। सेक्शन 73 से सेक्शन 76 के अकॉर्डिंग जो पब्लिक डिपॉजिट लोगों से लिया था, अनसिक्योर्ड लोन होता है जो आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, कहा गया कि वो जो लिया वो चुकता कर दिया है, वो बचा हुआ नहीं है। ये नहीं कि उसका पेमेंट करने का डेट आ गया है और आप डिफॉल्ट कर गए, आपके पास पैसे नहीं थे। कहा गया कि अगर, और कौन सा चीज, डिक्लेयर डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करें या ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर डिक्लेयर कर दिया तो देना पड़ेगा या नहीं। ललचा दिया लोगों को लेकिन दिया नहीं, तो बोला गया कि आप उस लायक हैं ही नहीं कि कंपनी को क्या करें, मैनेजमेंट आप संभालें। रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन टेकन फ्रॉम पीएफआई एंड एसएफसी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और आपका स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये आपको दोनों ही बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा जब डिपोजिटरी पढ़ाऊंगा। ये जो है वो पीएफआई जो है वो नेशनल लेवल पे आपके इंडस्ट्रीज वगैरह को लोन प्रोवाइड करती है, हमें और आपको नहीं। किसको? जैसे आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई बैंक जो है वो बैंक है, बट आईडीबीआई क्या है, पीएफआई है। आईसीआईसीआई पीएफआई हुआ, और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो क्या है, आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक, तो कहा गया कि एचडीएफसी क्या हो गया, ये पीएफआई हो गया। यानी कुछ ऐसे जो है वो आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम है इंडस्ट्रीज को क्या करना, डेवलप करना, उनको प्रमोट, उनको लोन देते हैं नेशनल लेवल पे, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो। और एसएफसी भी यही काम करते, बस अंतर क्या है, किस लेवल पे, स्टेट। बिहार का जो एसएफसी है वो बिहार की इंडस्ट्रीज को क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा। दिल्ली का जो एसएफसी है वो दिल्ली टेरिटरी में करेगा, यूपी का जो है वो यूपी के लिए करेगा। कहा कि अगर आपने इन लोगों से कर्ज लिया था तो उनका टर्म लोन जो आपने लिया था या किससे लिया था, बैंक से, वो जो है वो आपका जो है वो कोई भी पेमेंट बचा हुआ, इसका मतलब जब जब उनका लोन का जो ईएमआई जाना था वो क्या है, ऑलरेडी गया हुआ है। और अगर नहीं गया है तो क्लोरोमिंट का है, दोबारा मत पूछना, आप डीवीआर जो है वो करने के लिए एलिजिबल क्यों, शेयर होल्डर बोल देगा तो फिर वही बात, पहले जूता खोलो, सॉक्स खोलो और क्या करो, पैर हाथ धो, उसके बाद ही कहां जाना है। तब बात होगी कि भगवान आपकी आवाज सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ इंप्लॉइज ऑफ कंपनी, जल्दी बताइए, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ इंप्लॉइज, कुछ समझ में आया? हाँ, स्टैट्यूट का मतलब होता है एक्ट, और स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग 8.33% बोनस जाना चाहिए था, नहीं गया। ग्रेच्युटी जाना चाहिए था, ग्रेच्युटी नहीं गया। मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग वेजेज जाना था, पेमेंट ऑफ वेजेज के अकॉर्डिंग इतने दिन में जाना था, नहीं गया हुआ है। कहते हैं ना, खाने को पैसे नहीं चले हैं लंगर लगाने। कह रहे हैं कि पहले मेन चीज तो कर नहीं पा रहे, और क्या बोल रहे हो कि हमें कंपनी में क्या करने दो, हमें बने रहने दो और हमें और क्या दे दो,
डीवीआर। आप मुक्के के लायक नहीं है और आपको क्या चाहिए, डीवीआर चाहिए। सेबी ने बोला कम से कम आप हट जाएंगे, कोई और आएगा तो क्या कर पाएगा, शायद कंपनी का और क्या हो पाएगा, भला हो पाएगा। फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फॉर लास्ट, ये देख लीजिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, ये तक आपके चुस्त दुरुस्त नहीं है और आपको क्या चाहिए, कहा कि ये सारे कंडीशन अगर फुलफिल होते हैं, यानी कि इनमें से कोई डिफॉल्ट अगर नहीं है, तो आप क्या कीजिए, तब आइए किनके दरबार में और कैसे रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, तब ओआर रिजोल्यूशन के बारे, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के बारे में सोचिए। मतलब जो मैंने बोला यही है आपका जो है वो अच्छे से शूज सॉक्स पैर हाथ धोइए, और ये है प्रभु शेयर होल्डर्स। अगर इन्होंने बोल दिया तथास्तु, लेकिन ये भी तथास्तु तब तक नहीं बोलेंगे जब तक ये कंडीशन फुलफिल, क्योंकि तब तक तो सेबी ने बोला ही नहीं आपको रिजोल्यूशन पास करने के लिए, तब आप एलिजिबल हैं क्या करने के लिए, डीवीआर के लिए। लेकिन अब एक और बात, सारे कंडीशन फुलफिल हो गए और इन्होंने क्या कर दिया, तथास्तु बोल दिया, किन्होंने, इसका मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास, इसका मतलब अब कितना डीवीआर इशू कर सकते हैं, तो सेबी ने रोक लगाया और बोला कि अब आप यहां देखिए, कहा कि आप जो टोटल वोटिंग पावर दे रहे हैं, डीवीआर के जरिए वोटिंग पावर ही जा रहा है, कह रहे हैं कि द वोटिंग पावर अंडर डीवीआर, इसका मतलब हो गया मैक्सिमम, लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम। तो द वोटिंग पावर अंडर डीवीआर, ये 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग डीवीआर इशूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, क्योंकि इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में रहता है कि अगर कंपनी क्या करने जा रही है, डीवीआर इशू करने जा रही, सारे कंडीशन फुलफिल हो गए, तो आप इस बार जब डीवीआर इशू करेंगे तो इसमें वोटिंग राइट देंगे या नहीं देंगे, ठीक है, पहले से वोटिंग राइट कंपनी का होगा या नहीं होगा, कहा कि आपका इस बार जो डीवीआर इशू कर रहे उसमें जो वोटिंग राइट दे रहे हैं वो किसी भी शर्त पे आपका पहले से जितने वोटिंग राइट हैं और इस वाले डीवीआर में जितना दे रहे हैं उसके 74% से ज्यादा, यानी इसका मतलब एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपका जब काम कीजिएगा ना तो ये आपसे कोई जो है सैलरी में नहीं बोलेगा कि ये बता दो कि क्या क्या कंडीशन और इस महीने की सैलरी ले जाओ, बल्कि जब वहां कंपनी सेक्रेटरी रहिएगा तो डीवीआर क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा, और उससे पहले वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना हम डीवीआर क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए, अगर कंपनी का हम यही वाला एग्जाम्पल ले ले तो इस एग्जाम्पल में मुझे बताइए कि कंपनी के पहले से कितने वोट हैं, शेयर नहीं बोलिएगा, क्या लिखा हुआ है वहां, वोट, पहले से कितने शेयर हैं, 1000, तो इतना धीरे क्यों, इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या, 1000 वोट पहले से, ठीक है, और कुछ डीवीआर इशू करने जा रहे हैं, डीवीआर में भी कुछ वोट होगा, मान लीजिए कि वो डीवीआर में जो हमारे कितने वोट हैं, आपने यहां पे जो देखा है, कह रहे हैं कि अब ये जो 700 आपने डीवीआर यूज किया है इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितने हो गए, ये जो 700 है ये 1700 का ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 74%, इससे ज्यादा, और अगर हो गया तो आप उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते। फिर से बोलूं, आप डीवीआर जारी करने जा रहे हैं, एकदम इसी सिचुएशन में देखिएगा, इसी कंडीशन में देखिएगा, कंपनी के पहले से कितने वोट, 1000, कहा गया कि आपको जितना डीवीआर जारी करना है कीजिए और परमिशन ले लीजिए, किससे, शेयर होल्डर से, लेकिन आप परमिशन लेते वक्त इस कंडीशन का ध्यान रखिए कि आप इस बार जितने भी वोट जारी कर रहे हैं किसके जरिए, डीवीआर के जरिए, उसको ऐड कीजिए अपने पहले वाले वोट से। तो अगर हम जारी कर रहे हैं कितने, 700, तो ये 700 यहां भी ऐड कीजिए, तो पहले का वोट और इस बार का डीवीआर मिलाकर के टोटल कितने वोट, और इस बार कितना डीवीआर आप इशू कर रहे हैं, तो ये जो 700 है ये जो है वो मैक्सिमम 74% हो सकता है, किसका, मुझे बताइए 1700 का 74% कितना होगा,
आज तो आप लोग कैलकुलेटर भी लाए होंगे, क्लास होगी तो अकाउंट की, या नहीं लाते हैं? नहीं लाते हैं। अगर हम यहां पे दे निकालिए कितना है, कितना? अब देखिए यहां पे बहुत खतरनाक चीज आने वाला है। आपने कहा ना 1 2, यही बोला। इसका मतलब इतना तक हम डीवीआर इशू कर सकते थे। इसका मतलब है कि अगर हम 1258 कर रहे हैं तो फिर ये 1258, ये 1000 और प्लस 1258, इसका जो है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा। तो यहां पे क्या कहा गया कि लॉ यही कहता है, लेकिन अब इसको करने का तरीका क्या है कि बड़ा सिंपल सा चीज है। यहां पे लगा दीजिए आप इतना, प्लस एक्स कर दीजिए और इसका निकाल लीजिए कितना परसेंट, 74%, ताकि आपको हर बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके आगे पीछे नहीं आना पड़े। कि आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए इस सिचुएशन में मैक्सिमम कितना हम डीवीआर क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, तो ये तो फॉर्मूला ही बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया कि डीवीआर हम कितना इशू कर सकते हैं, तो कहा जितने आपके पहले से क्या हैं, आपके पहले से जितने वोट हैं, प्लस ये क्या है एक्स, यही तो है डीवीआर में वोट, ये इसका कितना परसेंट, तो इसका 74% इक्वल टू एक्स। इस इक्वेशन से जैसे ही एक्स का हम वैल्यू निकालेंगे, एकदम हमारा मैक्सिमम डीवीआर निकल करके आ जाएगा कि उससे ज्यादा डीवीआर कंपनी इशू नहीं। ये वैसे करके भी आ जाएगा जो मैंने यहां बताया, उसमें जोड़िए फिर उधर जोड़िए फिर घटाइए फिर जोड़ते रहिए। कहा इससे अच्छा एक्स मान के कर लेंगे, एक ही बार में क्या हो जाएगा, क्लियर। क्लियर है ये बात। कहा कि उतने ही कर सकते हैं जितने से 74% से ज्यादा कोई ये क्रॉस ना करे। अब इसमें क्योंकि मैं न्यूमेरिकल दूंगा इसीलिए इस पे इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि इस पे आपको प्रैक्टिकल दिया जा सकता है, लिख के दे देगा। एक कंपनी इज हैविंग दिस मच ऑफ शेयर, कंपनी इज गोइंग टू मेक पब्लिक इशू, बताइए कंपनी इज गोइंग टू मेक डीवीआर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डीवीआर इशूड बाय द कंपनी। करेंगे बात, करके भी दिखाऊंगा एक क्वेश्चन। फिलहाल अगर हमने इस कंडीशन को भी फुलफिल कर दिया तो हम डीवीआर जारी कर सकते हैं या नहीं, क्लियर है। तो डीवीआर का पर्पस, डीवीआर का पर्पस टू अवॉइड टेक ओवर, टू अवॉइड टेक ओवर, यही इसका सबसे बड़ा जो है वो क्या है, रूल है, ये पर्पस। अब देखिए यहां पे जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है वहां पे क्या बनता है, और याद रखिएगा सीएमएसएल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़े सारे रहते हैं न्यूमेरिकल। तो आपका काम है, सबने सीएमएसएल का अलग कॉपी बना लिया है, फिर इसमें भी 2 कॉपी रहेगा, एक होमवर्क का और एक क्लास वर्क का। तो अभी मैं बात कर रहा हूं क्लास वर्क वाली कॉपी की। जिस कॉपी में आप चीजों को लिख रहे हैं, कोई एक मुझे कॉपी जरा पास कीजिए जो कॉपी बना चुके हैं। यही अगर आपका जो है वो कॉपी है और आप अगर इस साइड से लिख रहे हैं इस तरीके से, तो आप बस कॉपी को कीजिए ऐसे बैक, ताकि इधर से भी कॉपी में लिख सकें। और उसके पीछे वजह, और उसमें आप क्या करेंगे, डेट डालेंगे और टॉपिक डालेंगे। जैसे एक मैं आपको प्रैक्टिकल बता चुका हूं आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर पे, क्योंकि एग्जाम के दिन, एग्जाम से एक रात पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि कितने तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अंत तक म्यूचुअल फंड वगैरह से मैं जाऊंगा तो बहुत तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाएंगे, और वो आप तभी याद रख पाएंगे जब आपका वो एक जगह रहेगा, वरना अपने ही कॉपी में ढूंढते रह जाओगे। और अगर हमने वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रात में नहीं देखा है तो फिर यकीन माने कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उस दिन। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब 100% मार्क्स है, और या 0, इतना ही खतरनाक है, पूरे 5 या पूरा 0 या 3 जो भी रहे। तो आपको जैसे एक मैंने बता दिया एक टाइप का, तो बस वो चीज दोबारा यहां लिख लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और ये भी फिर जैसे आज होगा तो वो भी जो है वो इधर से ऐसे करते हुए बैक साइड से चलते जाएंगे। 5-10 जितने भी पेज लगेंगे, इसीलिए मैंने बोला ऐसे उल्टा चल लें, ठीक है, ताकि इसी कॉपी में रहेगा। किस कॉपी में, क्लास वर्क वाले में। और होमवर्क वाले में तो जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो आप करेंगे। तो देखिए यहां पे सेकेंड जो है हमारा पॉइंट, इस पे क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लिखिए जरा क्वेश्चन, अभी नहीं पीछे बनाएंगे, क्लास में तो यही करना है, घर जाकर के वो काम करना है ताकि वो रिवीजन होगा। इस समय वो जहां लिख रहे हैं एज इट इज चलेगा, और घर जाकर के ये काम करेंगे। याद रखिएगा मैं कॉपी फिर चेक करूंगा,
इससे दोनों काम आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा और एक जगह भी रहेगा। एबी लिमिटेड हैज इशूड AB Limited has issued 1,000 equity share of 10 rupees each. Due to having apprehension of takeover, the management is trying to issue DVR. As being a होनहार कंपनी सेक्रेटरी, होनहार हटा दीजिए, as being a company secretary, advise the management of maximum vote, advise the management about the maximum vote which can be issued, avoid the management about the maximum vote which can be issued through DVR. आंसर बताइए, क्या तरीका कीजिएगा? अब इसको बनाने का तरीका जरूर याद रखिएगा, ऐसे करके बनाइएगा। लेट x इज द मैक्सिमम नंबर, बाकी समझाने वाला काम तो कर देंगे, ये हमारा न्यूमेरिकल क्या रहेगा वो देखिए। लेट x इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट issued in DVR। तो यहां पे x पहले कितना हमने इशू किया था, तो x प्लस 1000 का कितना परसेंट मैक्सिमम बोला है, तो हम इक्वल टू कर सकते हैं क्योंकि इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते, इनटू कितना, इक्वल टू x। तो यहां पे x प्लस 1000 इंटू 74 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 74x प्लस 74,000 इक्वल टू 1000x। इसका मतलब 100 ना, तो 100x माइनस 74x इक्वल टू 74,000, तो ये हो गया 26x इक्वल टू कितना आ रहा है बताइए? हाँ कर लिए कैलकुलेट, 2, 8 और कुछ, हाँ नहीं आने दीजिए, 2846 पॉइंट में अगर कुछ भी रहेगा तो आप याद रखिए 1538, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे अगर यहां पे चाहे कोई भी डिजिट आए किसके बाद, पॉइंट के बाद, आपको नहीं लेना है। रीजन क्या है? नहीं, सिर्फ उतना ही बात नहीं है बच्चे, तो अगला डिजिट ले लीजिए। फिर अगर मान लीजिए 2846.9 होता तो, हाँ
अगर यहां पे 2846.999 भी रहता तो भी हम अगला डिजिट नहीं लेते, क्योंकि उससे कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे 1 पॉइंट भी ज्यादा नहीं ले सकते। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 28। अब आपको जितने शेयर देना है दीजिए, लेकिन उसमें कितने से ज्यादा वोट नहीं होगा? 2846। क्लियर है ये चीज? अब इसको जैसे भी वो नचा करके घुमा करके एग्जाम में पूछे, कर पाएंगे आंसर? याद रखिएगा, ये अभी आपका मैंने न्यूमेरिकल वाला चीज बता दिया है, लेकिन एग्जाम में लिखते वक्त इसमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? प्रोविजन, और उसके बाद लिखेंगे इसको। करेंगे बात, वो भी देंगे सरप्राइज में कभी कि करके रखिए और तब ये करेंगे। अब इसके बाद आता है कि जब हमने शेयर्स, हमने कहा कि जितने भी तरह के हमारे इंस्ट्रूमेंट है, कितने कैटेगरी में बांटा? प्योर, हाइब्रिड और प्योर पढ़ना शुरू किया। प्योर को कितने पार्ट में बांटा? शेयर्स और डिवेंचर्स। पहले किसको पढ़ना शुरू किया? फिर शेयर्स को कितने कैटेगरी में? इक्विटी और प्रेफरेंसेस। और इक्विटी के दोनों टाइप पढ़ लिए तो इक्विटी पे टिक लग गया। अब एक छोटा सा बात जानना रहेगा इक्विटी में, और वो ये कि इक्विटी शेयर कितने तरीके से हम इशू कर सकते हैं। इशू करना तो पब्लिक इशू मैनेजमेंट में बताऊंगा, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। और अभी देखिए तो सही क्या होता है। अभी तो आपने पढ़ना शुरू किया, डीवीआर भी ऐसे ही पढ़ा था। अभी डीवीआर पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? बता लिया प्रैक्टिकल वगैरह? अच्छा, तो अभी तो देखिए कैसे डिस्काउंट पे शेयर भी इशू करवा दूंगा। और भी है बच्चे, ग्रीन शू ऑप्शन, बहुत चीज अभी हम लोग करेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो देखिए क्या क्या प्रोविजन कहां कहां पहुंचता है। तो ध्यान रखिएगा, अब हमें देखना है कि हम कैसे जो है वो शेयर इशू करेंगे। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि डिविडेंड देने का, तो डिविडेंड दो तरीके से बोला जाता है। एक बोला जाता है पर शेयर इतना डिविडेंड, और एक बोला जाता है डिविडेंड जो है वो इतना %। अब अगर डिविडेंड कहीं बोला जाता है 3000%, तो क्या मतलब है? तो ये हमेशा किस पे जाएगा? तो वो भी एस्पेक्ट हम देखेंगे, और देखेंगे कि इसके बाद जब हम पहुंचेंगे प्रेफरेंसेस शेयर्स पे, तो जो ये नाम है प्रेफरेंस शेयर्स, तो क्यों इसका नाम पड़ा प्रेफरेंसेस शेयर, किस बात का प्रेफरेंस और किस तरीके का प्रेफरेंस, तो ये सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक की चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।